Hello everyone, welcome. This is the revision video of Ind AS 16 that is property, plant and equipment. हमारी कोशिश यहाँ पे यही रहेगी कि एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से समझे, रिवाइज करें. थोड़ा सा हम लोग को स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा बिकॉज कम समय में अपने को इफेक्टिवली चीज़ों को जो है वो एज इन कवर करना है. राइट, लेट्स स्टार्ट. बट देखिए, एक बात मैं आपको एज ए डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. इंड एस 16 के अंदर आप जो कुछ बातें पढ़ रहे हो वो सेम टू सेम बातें आपकी एप्लीकेबल होगी फॉर इंड एस 40 एंड इंड एस 38, दैट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इनटैंजिबल एसेट. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब रिवाइज करवाऊंगा तो 16 के अंदर जो बातें हम लोग ने ऑलरेडी कर दी है उसे रिपीट ना करूं और सीधा हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज करना स्टार्ट कर दे. ये दो साथ में करना है एंड 38 की भी जो यूनिक बातें हैं वो मैं 38 की रिवीजन वीडियो में कवर कर लूंगा. तो बहुत सही यहाँ पे इंड एस 16 हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहली बात, सर क्या होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट? बहुत सिंपल सी बात है. कोई भी प्रॉपर्टी, व्हेन आई से प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है. कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग या कोई प्लांट, बड़ी सी फैक्ट्री या मशीन या कोई इक्विपमेंट कंप्यूटर टाइप अगर आप अपने पास रखे हो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को देने के लिए, या आप किसी को भाड़े पे देने वाले हो, या आपने एडमिन पर्पस के लिए होल्ड किया है एंड आपकी उम्मीद ये है कि आप इनके बेनिफिट 12 महीने से ज्यादा कहीं ना कहीं लेने वाले हो, तो इन दैट केस वो हम लोग के लिए कहलाएगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसकी कवरेज होगी इंड एस 16 के अंदर. बट एक रेंटल वाली बात आई थी. अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देता हूं, दैट इज कोई भी ऐसी लैंड या बिल्डिंग है जो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम लोग ने खरीदी है एंड मैं उसे किसी को रेंटल पे दे रहा हूं एंड मेरा एब्सोल्यूट इंटेंशन इसको रेंट पे देना ही था, तो वो प्रॉपर्टी मेरे लिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होगी, वो हम लोग के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी. याद रखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कैसी प्रॉपर्टीज आती है? ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग जिनको आप एब्सोल्युटली हेल्ड कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, या आप किसी को भाड़े पे चढ़ा के रखे हो, या ड्यूअल इंटेंशन भी हो सकता है कि सर भाड़े पे चढ़ाया हुआ है प्लस अगर अच्छा भाव मिलेगा तो बेच भी दूंगा, या आपको पता नहीं कि आप इसे किसी पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, एग्जैक्टली अभी वो क्लियर नहीं है, या अभी तक हम लोग ने यूज करना स्टार्ट नहीं किया बट आर इंटेंशन इज कि भाई या तो रेंट पे दूंगा या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखूंगा, तो मेरे लिए वो प्रॉपर्टी सारी की सारी इंड एस 40 में कवर्ड होती है विच इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो हम वहां पे और अच्छे से इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, बट यहां से वो चीज बाहर जा चुकी है, ये ध्यान में देना है. एंड सेकेंडली, बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर लगभग बायोलॉजिकल एसेट तो 41 में कवर्ड है, बट उनमें से जो बेरर प्लांट है, ऐसे प्लांट जो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखते बट इनके ऊपर उगने वाले जो भी फ्रूट्स वगैरह है वो बहुत आपस में वैल्यू रखते हैं. मतलब आप ये समझ लो ऐसे प्लांट हो गए जो अपने आप में आपको डायरेक्टली बेचोगे तो खास वैल्यू नहीं देंगे, स्क्रैप वैल्यू देंगे, बट उनके ऊपर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें ऑब्टेन हो रहा है वो काफी हद तक हमें वैल्यू देता है एंड 1 साल से ज्यादा का वैल्यू देने वाला है, तो हम लोग के लिए वो बेरर प्लांट होता है एंड वो 16 के अंदर आता है. अब मुद्दा उठता है कि सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? व्हेन आई से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इसका मतलब है कब मैं उसे बैलेंस शीट में अपने दिखा सकता हूं. देखिए, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए आपको दो कंडीशन यहां पे मैच करनी पड़ेगी. फर्स्ट, क्या आपको उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है क्या? एंड सेकंड, क्या आप उसकी कॉस्ट प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हो क्या? अगर ये दो पॉइंट आपके मीट होते हैं तो आप बिंदास अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हो. सवाल अगला उठता है, सर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वेल, कॉस्ट के अंदर हर वो खर्चा जो असेट को उस लोकेशन में या कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, जैसे मैनेजमेंट ने सोच के रखा हुआ था, वो खर्चा आप कैपिटलाइज कर सकते हो. लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देंगे एंड इसीलिए वो कैपिटलाइज करने अलाउड नहीं है. जैसे कोई भी अगर हम लोग ने टैक्स पे किया हुआ है और अगर उस टैक्स का रिफंड हमें मिल जाएगा तो इन दैट केस वो आपके लिए तो खर्चा हुआ ही नहीं है, इसीलिए रिफंडेबल टैक्सेस आपके कॉस्ट में काउंट नहीं होंगे. बट अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो आपकी कॉस्ट में काउंट होंगे. स्टैम्प ड्यूटी हो गया, लीगल फीस हो गया, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, अगर मैं कोई मशीन ऐसी है जिसे डिलीवर करने के लिए चार्जेस पे कर रहा हूं या नीचे प्रॉपर्ली इंस्टॉल करने के लिए कुछ पैसे दे रहा हूं, 4 लेबर को बुला रहा हूं कि आओ और मशीन उतार दो, तो ये सारे कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करने मिलेंगे. किसी से अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हो कि यार मुझे कौन सा असेट खरीदना चाहिए, किसी से आप कंसल्टेंसी ले रहे हो कि भाई ये साइट की प्लानिंग मुझे कैसे करनी चाहिए, बिंदास आप यहाँ पे जो है वो कैपिटलाइज कर सकते हो. कोई साइट थी जो उबड़ खाबड़ थी, तुम्हें उस पर बिल्डिंग बनाना था, तो वो साइट को प्रिपेयर करने के जो खर्चे हैं वो भी इनफैक्ट आपको कैपिटलाइज करने अलाउड है. बिल्डिंग का प्लान आपने अप्रूव करवाया, मटीरियल, लेबर, टेस्टिंग तक की कॉस्ट आपको अलाउड है, बट टेस्टिंग में ध्यान रखना, आप मशीन को जब टेस्ट करते हो तो आपका बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे वेस्ट होता है, बट कुछ तो स्क्रैप मिला होगा,
उसको जब बेचोगे तो जो पैसा आ रहा है वो आपको कॉस्ट से कम कर देना है, क्योंकि टेस्टिंग कॉस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज करने मिल रही है पीपी के अंदर, तो जो पैसा हम लोग को आ रहा है स्क्रैप से वो आपको माइनस कर देना है, राइट। सर कौन सी कॉस्ट अलाउड नहीं है? अगर आप किसी मशीन को सिखाने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देते हो तो ये खर्चा अलाउड नहीं है, क्योंकि स्टाफ आपका क्या पता आपको बेनिफिट दे पाएगा या नहीं पाएगा अगर बीच में छोड़कर चला गया तो स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा, तुम लोग ये वाले लोकेशन के अंदर ऑपरेट करने के लिए 4 स्टाफ को कहीं से रीलोकेट करके यहां बुला रहे हो, तो ये भी आपका कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। आपने असेट को दिखाने के लिए वाहवाही कराई, ओपनिंग और इनॉग्रेशन सेरेमनी रखवाई, आपको बिल्कुल भी कैपिटलाइज करने नहीं मिलेगा। ऐड आपने करवाया, कोई ऐसे ओवरहेड्स जो पहले से ही लग रहे थे एडमिन या जनरल, अब तुम यहां उसे असेट के अंदर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चलेगा। हाँ, इस असेट को लेकर अगर कोई डायरेक्ट ओवरहेड्स लगा हुआ है तो वो आपको अलाउड है। अब नॉर्मली अगर आपने लेट से असेट बनाते वक्त कुछ वेस्टेज कर दी, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपके एब नॉर्मली वेस्ट हो चुके हैं, मतलब नॉट वेर द पार्ट ऑफ प्रोसेस बट आपकी गलती के कारण हुए हैं, हाथों हाथ इन्हें पीनल में भेजो, इन्हें भी कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं होगा, राइट। अब इसमें एक खास कॉस्ट हमारी आ जाती है जिसका नाम हो गया एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डीकमिशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट। इसका बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने क्या किया है, एक जगह पे प्लांट डाला है न्यूक्लियर का, एंड सपोज वो प्लांट जो है वो हम लोग ने डालते वक्त 1 करोड़ का खर्चा कर लिया। सरकार ने बोला है सर ये प्लांट आपने 5 साल के लिए खाली डाला है, 5 साल बाद आपको यहाँ की साइट वापस से जैसे आपको हम लोग ने दी थी वैसे रिस्टोर करके हमें देनी पड़ेगी। और हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल गया कि वो टाइम पे जब मैं रिस्टोर करूँगा तो मेरा कितना खर्चा लग रहा है। मैंने यहाँ पे एस्टिमेट करने की कोशिश की और एस्टिमेट करके मुझे पता लगा कि भाई इस वक्त हमारे 5 लाख रुपए लग सकते हैं। अब देखो मुद्दा उठता है, ये रिस्टोरेशन तो 5 साल बाद करनी है, तो क्या आज इसको मुझे कॉस्ट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इंड एस बोलता है यस सर। 37 बोलता है सर जिस क्षण से आपने प्लांट खरीदा था उस क्षण से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई थी कि यू हैव टू पे दिस कॉस्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है सर ये 5 लाख के बेनिफिट तो आपको इस ईयर के दौरान हो रहे थे, तो खर्चा ओवरऑल इस पीरियड में बुक होगा तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप 5वें साल पे बुक करते हो तो बेनिफिट तो हुए पूरे पिछले 5 साल में, और एक सर्टेन टाइम पे खाली बोल रहे हो कि मेरे को फायदा हुआ है। सर ये बोलना कितना गलत है, एंड दैट्स वाई आप यहाँ पे 5 लाख को आज ही बुक करते हो, और क्या नाम से बुक करते हो? प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट। बट सर ये 5 लाख तो आज थोड़ी लगने वाले, ये तो 5 साल बाद लगने वाले, तो आपको नहीं लगता कि इसे हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करना चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए डिस्काउंट रेट आपको यहाँ पे यूज होगी। डिस्काउंट रेट आप 10% अज्यूम करके चलो अगर, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे 5 साल की जो अमाउंट आ रही है इट इज 310460, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू बुक दिस। मेरी जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ रही है इट इज 1,03,10,460 रुपीज। तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले तो आपको कैसे प्रोविजन बुक करना है। ये जो डीकमिशनिंग कॉस्ट है, मतलब कल जाके जो तोड़फोड़ करनी है, माना कि तोड़फोड़ कल हो रही है बट उसके फायदे हमें आज मिलने चालू हो रहे हैं, इसीलिए आज बुक होना चाहिए, बट नॉट एट द फ्यूचर वैल्यू बट एट द प्रेजेंट वैल्यू। आपको पीवी पे ही बुक करना चाहिए। सर फिर हमारा प्रोविजन तैयार कैसे होगा? आप तो बोलोगे 5वें साल पे चलो 5 लाख का खर्चा करो, बट हमारा तो प्रोविजन खाली एक यहाँ पे 3 लाख के आसपास का बना हुआ है, इसीलिए आपको हर साल 5-5-5, हर साल आपका 10-10% के हिसाब से क्या बनेगा? प्रोविजन बढ़ता चला जाएगा। किस नाम से बढ़ेगा? टाइमिंग वैल्यू ऑफ मनी के जो भी डिफरेंसेस आप रिजॉल्व करते हो वो हमेशा फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे ही रिजॉल्व होते हैं। तो मुझे जैसे नेक्स्ट ईयर एंट्री, ईयर एंड पे एंट्री पास कर देनी है, एक साल खत्म हुआ 310, 460 का 10%, सीधा 31046 का एंट्री पास करूँगा कि मेरा प्रोविजन यहाँ पे अपडेट हो रहा है और मैंने डेबिट कर दिया फाइनेंस कॉस्ट। हर साल मुझे कंपाउंडेडली इस तरीके से प्रोविजन बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, एंड यस प्रोविजन हमारे एसेट की कॉस्ट में आती है, राइट। तो ये हम लोग का सबसे पहला पार्ट हो गया जो सीए फाइनल में थोड़ा सा अलग है और हम लोग को ध्यान में रखना है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट। इसके अलावा आपको ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट के बीच में देखें तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है कॉस्ट से, बट कैश डिस्काउंट आप अवॉइड करोगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। सर कुछ दिया नहीं है टैक्स को लेकर तो आप उसे नॉन रिफंडेबल मानोगे? सर इस प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम लोग ने कोई लोन लिया है और उसके ऊपर ब्याज भर रहे हैं तो वो ब्याज की ट्रीटमेंट इंड AS 23 के हिसाब से होगी। इंटरेस्ट कॉस्ट तभी कैपिटलाइज होता है जब आपका असेट क्वालिफाइंग असेट होता है, अगर आपका असेट क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। सर
हम लोग सपोज प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग बन रही है, हमने सोचा ये वाला एरिया पार्किंग के लिए अपने कस्टमर्स को देना स्टार्ट कर देते हैं और आसपास भीड़ वाला एरिया है तो लोग पार्क भी करेंगे, यहाँ से कुछ रेवेन्यू आ रहा है सर, क्या मैं ये टोटल कॉस्ट से कम कर दूँ इस रेवेन्यू को? आप सीधा ये जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनकम के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है तो वो कॉस्ट को माइनस करने में काम आएगी, बट जो आपने एडिशनली अपने समझदारी से जनरेट किया हुआ इनकम है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, वो उस वक्त की जो मैनेजमेंट है उसकी शानदारी है। अब देखो जितनी भी बातें मैंने आपको पढ़ाई है ये बातें हम लोग की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी सेम टू सेम एप्लीकेबल होती है, ये ध्यान में रखना। या अगर हम कोई इनटैंजिबल एसेट परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी ये सारी बातों को इन्वॉल्व करती है, तो ये रूल्स आपके 3 जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर अगर सपोज मैंने असेट जो है वो खरीदते वक्त पैसे नहीं दिए, सामने वाले से हम लोग ने कोई और असेट लिया है, एक हाथ से मैंने अपना असेट दिया, दूसरे हाथ से वो मुझे असेट दे रहा है सर, तो अब जो इनकमिंग असेट है उसकी कॉस्ट मैं कैसे निकालूं? इट्स लाइक यहाँ पे मेरी कार है और यहाँ पे सामने वाले की बिल्डिंग है, मैं अपनी बिल्डिंग उसे दे रहा हूँ और बदले में मैं अपनी कार उसे दे रहा हूँ और बदले में बिल्डिंग आ रही है, तो ये सर ये बिल्डिंग जो आ रही है वो किस वैल्यू पे दिखनी चाहिए, एक बार ज़रा बताओ ना हम लोग को। देखो यार ऐसे केस में आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? कार देना हो गया। तो बहुत सिंपल सा हिसाब है, जो बिल्डिंग आपको मिल रही है उसके लिए आपने जो कार दी है वो कार आज क्या मार्केट वैल्यू रखती है, हम मान के चलेंगे इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए हमने ये वाली कार इस वैल्यू की जो थी वो सामने वाले को दी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जैसे आपको देके रखा हुआ है कि कार आप अपने बुक्स के अंदर दिखा रहे थे एट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹2 लाख, और कार की जो मार्केट वैल्यू आपको मिल रही है, कार की जो मार्केट वैल्यू मिल रही है वो आपको मार्केट वैल्यू मिल रही है ₹5 लाख। तो इन दैट केस आप सबसे पहले क्या बोलोगे? ये जो बिल्डिंग आ रही है ना, ये बिल्डिंग के लिए मैंने एक कार दी है सामने वाले को जो है 5 लाख की, तो मेरी बिल्डिंग कितने पे डेबिट होगी? 5 पे। मेरी कार अब बुक से जा रही है बट बुक वैल्यू पे ही हमेशा कार डी रिकॉग्नाइज होती है, तो 2 लाख की कार गई और इस पूरे डील में हमें 3 लाख का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। बट जिस केस में आप सपोज ये नहीं निकाल पा रहे हो कार की फेयर वैल्यू, तो उस वक्त जो आने वाला असेट है उसके फेयर वैल्यू पे आप उसे दिखा सकते हो। जैसे बिल्डिंग की यहाँ पे फेयर वैल्यू है 8 लाख की, तो आप ऐसे दिखा सकते हो बिल्डिंग 8 लाख टू कार 2 लाख पे डी रिकॉग्नाइज हुई, और इस वक्त हमारा गेन कितना दिखेगा? अराउंड 6 लाख का। बट ये तभी दिखाना अलाउड है जब कार की आप फेयर वैल्यू निकाल नहीं सकते हो या निकालना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो रिलायबल एविडेंस के बेसिस पे नहीं निकल रही है, थोड़ा सा तुक्का मारना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में आप आने वाले बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू पे उसे दिखाओगे। बट ध्यान रखिए ये फेयर वैल्यू पे दिखाने का मौका आपको तभी मिलेगा जब इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? कमर्शियल सब्सटेंस। सर कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है? देखो ये ट्रांजैक्शन में ना जब एक्सचेंज हो रहा है तो आपको गेन दिखाने का मौका मिल रहा है। इंड एस कहता है कि सर अब तो लोग क्या कर सकते हैं, जानबूझ के ईयर एंड आएगा तो अपने एसेट्स आपस में एक्सचेंज करेंगे और ऐसे गेन दिखाएंगे और फिर अगले साल वापस से एक्सचेंज कर लेंगे। ये सौदा तो बेमतलब का चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, इसीलिए हम ये पूरी एंट्री जो है फेयर वैल्यू पे तभी पास कर सकते हैं जब ये कार और बिल्डिंग जब एक्सचेंज हो रही है तो जेन्युइनली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं, बस खाली नाम मात्र के लिए आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहे। जो बिल्डिंग से हमें बेनिफिट मिलने वाला है वो अपने आप में कई अलग है एज कंपेयर टू जो कार से हमें मिल रहा था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द बेनिफिट विच वी यूज टू डिराइव फ्रॉम द कार एंड विच वी विल डिराइव फ्रॉम द बिल्डिंग। सर अगर सपोज ये कार के बदले में कार दी जाती तो कमर्शियल सब्सटेंस होता ही नहीं होता, चांसेस है कि सेम ही है दोनों। तो उस वक्त सर फिर आप किस पे दिखाते आने वाले बिल्डिंग को? आप फिर बिल्डिंग को डेबिट करते 2 लाख पे और 2 कार दिखाते 2 लाख पे, मतलब बुक वैल्यू ऑफ असेट्स पे ही आप आने वाला असेट दिखा लेते, तो मतलब कुछ गेन या लॉस इस ट्रांजेक्शन में नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार हम लोग कैश भी पे करते हैं, ये सामने वाला हम लोग को कैश देता है। इट इज़ लाइक मैंने कार तो दी प्लस मुझे कैश देना पड़ेगा, ये सामने वाले से बिल्डिंग तो मुझे मिली बट साथ ही साथ कैश भी हमें मिला। तो ऐसे केस में देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी अगर आप कैश पे कर रहे हो तो बिल्डिंग की वैल्यू निकालते वक्त कैश पेड आप ऐड करोगे और कैश रिसीव्ड आप क्या करोगे? माइनस करोगे। बट ये ध्यान में रहे 1 और 3 अगर एज ए इनपुट यूज हो रहा है तो ही हमको ऐसा करना है। अगर आप सेकंड एज ए इनपुट यूज कर रहे हो तो आपको कैश पेड या कैश रिसीव्ड को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये इतना प्योर इनपुट है। आप बिल्डिंग की वैल्यू जब डायरेक्टली ला ही चुके हो तो उसे और क्यों छेड़ रहे हो? तो जब फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड को एज एविडेंस किया जा रहा है तो आप कैश पेड या कैश रिसीव्ड को इन्वॉल्व नहीं करोगे। बट येस
इन केस ऑफ इनपुट नंबर 1 एंड 3 आप इनडायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन दैट केस आप कैश पेड या कैश रिसीव्ड को इन्वॉल्व करोगे। तो सबसे पहली बात है एक्सचेंज ऑफ असेट को लेकर। फिर है कभी कभार हम सामने वाले से जब असेट खरीदते हैं तो इन दैट केस पैसा हमको एक साथ देने का भी ऑप्शन होता है और EMI पे भी देने का ऑप्शन होता है। जैसे मैंने क्रोमा से एक फ्रिज खरीदा, बोला सर आज के आज पैसा दोगे तो 95,000 है, एक साल बाद दोगे तो आपको पैसा पड़ेगा 1 लाख का। तो सर अब आज मैं असेट को 95,000 पे दिखाऊं या 1 लाख पे? देखो असल में तो असेट 1 लाख का नहीं है, 95 का ही है। तो कायदे अनुसार तो आपको असेट की कॉस्ट में 95,000 ही डालना चाहिए और टू बैंक दिखाना चाहिए 95,000 अगर आप पे कर रहे हो तो। बट सर मैं तो पे नहीं कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे असेट को डेबिट करो बाय 95,000 एंड टू पेबल दिखाओ 95,000। तो सर लेकिन देना तो 1 लाख पड़ेगा, तो जो 5,000 है वो आप ब्याज का पे कर रहे हो ना, तो वो ब्याज के तौर पे दिखना चाहिए, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट टू पेबल, और यहाँ पे आना चाहिए 5,000 और यहाँ पे आना चाहिए 5,000 एंड लास्ट में पेबल टू बैंक। तो सर ये फाइनेंस कॉस्ट फिर कहाँ जाएगी? देखिए इंड AS 23 से आप पूछो, अगर क्वालिफाइंग असेट था तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो असेट की कॉस्ट में जाती है, और अगर नॉन क्वालिफाइंग असेट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। तो दैट इज डिफर्ड सेटलमेंट टर्म्स। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट को लेकर बात बोली है कि अगर हम घर में ही कोई असेट को बना रहे तो इन दैट केस आपके ऊपर वाले सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। एक बात खाली ध्यान में रखना, मैं अगर मेरे ही डिवीजन से सीमेंट ले रहा हूँ तो वो प्रॉफिट पे लगाकर मुझे बेचेगा और मैं उस सीमेंट को यूज़ कर रहा हूँ। सपोज ग्रुप को वो डिवीजन ने 1 लाख में सीमेंट जो है वो कॉस्ट के तौर पे उसको खरीदने पड़ा, बट मेरे को यहाँ पे वो 2 लाख में बेच रहा है। अब मेरे लिए भले वो 2 लाख की कॉस्ट लग रही है, बट कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो हम दोनों एक है। तो एक डिवीजन ने जो प्रॉफिट कमा के मुझे माल बेचा है वो बेमतलब का प्रॉफिट आप कॉस्ट में क्यों काउंट कर रहे हो? तो जो भी हमने आपस में डिविजनल ट्रांसफ़र किए है, ये डिविजनल ट्रांसफ़र के दौरान कोई भी इंटरनल प्रॉफिट्स है तो वो सब आपको एलिमिनेट कर देने हैं, क्योंकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये सब तुम मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। एक्चुअली तो इनमें से कोई आपके प्रॉफिट रियलाइज हुए ही नहीं है। कोई असेट अगर आप दूसरा यूज़ कर रहे हो किसी एक असेट को बनाने के लिए, तो उस पीरियड का जो असेट का डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट में काउंट होगा। इट इज़ लाइक मैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए JCB यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने 5 लाख की खरीदी, 5 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ है, मैंने पूरा 1 साल JCB का खाली ये बिल्डिंग बनाने के लिए काम लिया। तो जो 5 लाख की अमाउंट थी डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, 1 लाख का जो पोर्शन है वो पीनल में नहीं जाएगा डेप्रिसिएशन का, वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। ये कई लोग ध्यान में नहीं रखते, आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है कि सर एक बार हम लोग ने बुक्स में अमाउंट को कैपिटलाइज कर दी है, अब बाद में क्या होगा? 2 ऑप्शन आपके पास है, आप कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकते हो और रीवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो कर सकते हो। कॉस्ट मॉडल में बहुत सिंपल है। कॉस्ट मॉडल के अंदर आप क्या करते हो? असेट को कॉस्ट पे दिखाते हो एंड चुपचाप डिप्रिशिएट करते रहते हो। कभी कभार इंड AS 36 बुलाता है इम्पेयरमेंट के लिए, तो उसके पास चले जाते हो। जैसे असेट पे डैमेज आ गया, बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो गई, तो आप चेक कर लेते हो कि इस असेट की जो रिकवरेबल अमाउंट है क्या हम लोग की कैरिंग अमाउंट के साथ मैच हो रही कि नहीं। दैट इज, जैसे असेट मैंने 10 लाख का खरीदा, उसको मैंने डेप्रिशिएट किया 2 लाख, आज 8 लाख का दिख रहा है, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि क्या वो 8 लाख तक की वैल्यू लाकर दे सकता है क्या। अगर वो 8 लाख की वैल्यू नहीं लाकर दे सकता तो मेरे लिए तो रिकवरेबल अमाउंट बहुत कम है, तो मुझे यहाँ पे 8 लाख दिखाने का कोई अधिकार ही नहीं है एसेट्स के केस में। इसीलिए जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है वो मैं चार्ज कर लूंगा। ये फर्स्ट मॉडल है जो आपकी प्योर चॉइस है, इट इज़ योर अकाउंटिंग पॉलिसी विच यू चूज। तो आपको यहाँ पे सोच समझ के चूज करना है। जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया? रीवैल्यूएशन मॉडल। सर ये रीवैल्यूएशन मॉडल क्या है? आप चाहो तो हर 3 से 5 साल में असेट की वैल्यू को चेक करके उसे मार्केट वैल्यू पे दिखा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है एसेट्स की वैल्यूज तो हर साल आप रीवैल्यू करोगे एंड उसे आप अपनी फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो। इन दैट केस आपके रिवैल्यूएशन गेन या लॉस कहाँ पे जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे एंड कैसे पूरी ट्रीटमेंट होगी। तो सेकंड मॉडल ज़्यादा सीखने लायक है, फर्स्ट में तो हम लोग को पता ही है क्या होता है। देखिए सपोज आपने कोई असेट पर, जस्ट वेट अ मिनट, राइट, हाँ, सपोज आपने कोई असेट परचेज किया हुआ है फॉर रुपीज़ 10 लाख। तो मैंने यहाँ पे दिखाया सबसे पहले कि मैंने असेट परचेज किया हुआ है फॉर रुपीज़ 10 लाख। अब मैंने इसको 2 साल के लिए डेप्रिशिएट किया, 2 लाख का डेप्रिशिएशन आया, आज अमाउंट दिख रही है 8 लाख की, राइट। अब ये 8 लाख के जो अमाउंट दिख रही है इसके सामने लेट से मुझे फेयर वैल्यू दिख रही है 15 लाख की, तो हमें गेन हो रहा है यहाँ पे 7 लाख का। ये गेन अगर हमारा फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार हो रहा है तो OCI के अंदर जाएगा 7 लाख रुपया, राइट। अगर सपोज यहाँ पे सर हमारी फेयर वैल्यू जो है वो 6 लाख की आती तो हम लोग को लॉस होता, यस। और फर्स्ट टाइम लॉस हो रहा है तो थोड़ा प्रूडेंट बनिए, और वो लॉस कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। तो पहली बार अगर आपको रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है तो OCI में जाएगा, और पहली बार अगर आपको रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो पीनल में जाएगा।
मैं इन फ्यूचर फिर से इसको वैल्यू करता हूँ। लेट्स से कि इन फ्यूचर मैंने वैल्यू किया, मैं केस 1 को ही कंटिन्यू करता हूँ कि हमें गेन हुआ था 7 लाख का, वापस से फेयर वैल्यू 20 लाख की आ रही है। सपोज मैंने डिप्रिशिएशन नहीं किया बीच में, नॉल लैंड था बोलकर ऐसा कुछ मान लो आप, तो यहाँ पे गेन आ रहा है 5 लाख का वापस से। पहले भी गेन OCI में गया था, आज भी गेन कहाँ जाएगा? OCI में। बट अगर यहाँ पे सपोज 13 लाख की अमाउंट आती और मुझे 2 लाख का लॉस आता, तो ये जो लॉस है वो अब पीनल में नहीं जाएगा। अगर मेरे पास OCI पड़ा हुआ है तो पहले OCI के सामने एडजस्ट होगा और उसके बाद पीनल में जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट टाइम आपका क्या हुआ था वो बहुत मायने रखेगा सेकेंड ईयर की ट्रीटमेंट आपको बताने में कि सेकेंड ईयर हमारे रिवैल्यूएशन गेन या लॉस का क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई गेन होता है ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, बट अगर लॉस होता है तो पीनल। सब्सिक्वेंटली अगर गेन होता है तो पहले भी गेन हुआ था, अभी भी गेन हुआ है, पहले भी OCI में, अभी भी OCI में। सब्सिक्वेंटली अगर कुछ गेन होता है बट पहले लॉस हुआ था, तो जितना लॉस पहले प्रॉफिट एंड लॉस में गया था उतना अब हम गेन पीनल में क्रेडिट करेंगे। उसके ऊपर कोई और भी अमाउंट हमारे गेन के फॉर्म में बच जाती है तो वो OCI में चली जाएगी। सब्सिक्वेंटली हमें लॉस हो रहा है और पहले भी लॉस हुआ था, फर्स्ट भी पीएनएल में, अभी भी पीएनएल में। सब्सिक्वेंटली लॉस हो रहा है लेकिन पहले गेन हुआ था, तो जितना बैलेंस OCI में पड़ा है पहले वो यूज होगा, उसके ऊपर का कुछ अमाउंट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, रिवैल्यूएशन गेन या लॉस। अब देखो भाई, OCI के 2 ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे बताए हुए, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। जैसे किसी असेट को आपने खरीदा था 10 लाख का, आपने डेप्रिशिएट किया 2 लाख का, अमाउंट आई 8 लाख की, और आप यहाँ पे डेप्रिशिएट कर रहे थे एज पर द 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ, तो इसीलिए 1 लाख के 2 साल के डेप्रिशिएशन हो गए। आपने यहाँ पे फेयर वैल्यू निकाला तो वो 12 लाख की आ रही है, तो आपने यहाँ पे 4 लाख का OCI में गेन दिखा दिया, और इधर OCI दिख रहा है 4 लाख का। आज मेरी अमाउंट है 12 लाख की। अब अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिशिएट करोगे बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो देखिए भाई 10 में से 2 साल बीत चुके हैं, अब 8 साल बचे हैं, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 8 साल, मेरा जो डेप्रिशिएशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है वो 1.5 लाख का आ रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो आपके ईयरली डेप्रिशिएशन 1 लाख के आ रहे थे, और अब आपका डेप्रिशिएशन जो है वो 1.5 लाख का आ रहा है। ये 50,000 का जो एक्सेस डेप्रिशिएशन हर साल आ रहा है, इट इज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। तो अब इंडस्ट्री को प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि तुम ना, जब हम लोग को रिवैल्यूएशन गेन होता है तो बोलते हो कि भाई OCI में लेके जाओ, बट उसी रिवैल्यूएशन गेन के चक्कर में अगर सपोज कोई एडिशनल डेप्रिशिएशन आ रहा है तो तुम बोलते हो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। दिस इज अनफेयर सर। हमारी रिटेन अर्निंग्स पे कितना बुरा असर पड़ रहा है कि आप जब रिवैल्यूएशन सरप्लस आया तो बोलते हैं प्रूडेंट बनो, OCI में लेके जाओ, बट अब आज उसी सरप्लस के चक्कर में मेरा एक्सेस डेप्रिशिएशन आ रहा है तो बोलते हो नहीं नहीं नहीं, इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ेगा। दैट इज इम्पैक्टिंग माई रिटेन अर्निंग्स, एंड माई रिटेन अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो मैं यार अपने डिविडेंड बांट भी नहीं पा रहा हूँ सर। इसीलिए आपको एक ऑप्शन दिया है, जितना भी एडिशनल डेप्रिशिएशन आपको आता है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, आप उस हद तक की अमाउंट जो है वो OCI से ट्रांसफर कर सकते हो। कहाँ पे? रिटेन अर्निंग्स में। जैसे मैं यहाँ से 50,000 ट्रांसफर कर सकता हूँ और इसे कहाँ पे डाल सकता हूँ? रिटेन अर्निंग्स में डाल सकता हूँ 50,000 रुपीज़। ये एवरी ईयर में कर सकता हूँ। तो ये हो गया OCI का ट्रीटमेंट कि ऑप्शन 1 आपके पास अवेलेबल है कि हर साल आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस कैन बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईयर असेट इज यूज्ड बाय द एंटिटी। क्योंकि एक्सेस डेप्रिशिएशन आपका आ रहा है, रिवैल्यूएशन गेन के कारण प्रॉफिट एंड लॉस पे बुरा असर डाल रहा है, रिटेन अर्निंग्स पे बुरा असर डाल रहा है, तो उसे कंपनसेट करते हैं। वरना एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसे ना छेड़ो हर साल, उसे वैसे का वैसा रखो। जब आपका पीपी बेच दोगे या आप पीपी को हेल्ड फॉर सेल के लिए क्लासिफाई कर रहे हो, मतलब पीपी को यूज करना बंद कर दिए, तो आप पूरा ही सरप्लस एक साथ बचा हुआ सबका सब कहाँ पे डाल दोगे? रिटेन अर्निंग्स में। दैट इज द सेकंड ऑप्शन विच इज अवेलेबल। ये हम लोग को 2 बातें ध्यान में रखनी है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस में। कभी कभार क्या होता है, जब आप रिवैल्यूएशन करते हो तो आप PFD अकाउंट भी साथ साथ मेंटेन करते हो। जैसे तुम्हारा असेट दिख रहा था आज कैरिंग अमाउंट पे 10 लाख का, एंड उसकी फेयर वैल्यू आ रही है 15 लाख की, बट अगेन देयर इज अ PFD अकाउंट ऑफ ₹2 लाख। तो सर अब कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट यहाँ पे डाले? बहुत सिंपल है। आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो एलिमिनेशन ऑफ PFD, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री आप पास करोगे टू असेट 2 लाख और PFD आप अपने बुक से हटा दोगे 2 लाख का। जैसे ही आपने एंट्री पास की आपका असेट 8 लाख का हो गया, फेयर वैल्यू आ रही है 15 की, तो देयर इज अ गेन ऑफ 7 लाख। आप सीधा सेकेंड एंट्री पास कर दो, असेट को डेबिट कर दिया 7 लाख टू OCI 7 लाख। ये पहला ऑप्शन है।
बट कुछ कंपनी बोलती है सर पीएफडी हटाना नहीं है, उसके अलावा कुछ रास्ता बताओ ना। तो देखो भाई, फिर दोनों ही सेम परसेंटेज से आप असेट को भी बढ़ाओ और पीएफडी को भी बढ़ाओ। सर कितने परसेंटेज से, वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आपको पहले देखना पड़ेगा कितना परसेंट ऑफ गेन हो रहा है। इफ़ यू सी 8 लाख के नेट अमाउंट के ऊपर आपको फेयर वैल्यू आ रही है 15 की, तो 7 लाख का गेन हो रहा है ऑन दिस 8 लाख रुपीज़। नेट अमाउंट पे देखना हम लोग को 7 लाख का गेन हो रहा है ऑन दिस 8 लाख, मतलब आप मान के चलिए भाई 87.5% गेन हो रहा है। तो एसेट को भी 87.5% से बढ़ाइए और पीएफडी को भी। जैसे अगर मैं 10 लाख के एसेट को 87.5% से बढ़ाऊं तो ये एसेट बन रहा है 875 से, और 2 लाख की पीएफडी को मैं 87.5% से बढ़ाऊं तो ये बढ़ रहा है 175 से। तो सर यहाँ पे तो मिसमैचिंग आ रहा है। यस, मिसमैचिंग आ रहा है और वो ओसीआई संभालेगा। देखो एंट्री क्या होगी, आपने असेट को डेबिट कर दिया भाई 8,75,000, आपने 2 पीएफडी लिख दिया 1,75,000, एंड उसके बाद ये डिफरेंस आपने ओसीआई में डाल दिया ऑफ ₹6 लाख। दोनों ही केस में, सॉरी 6 लाख नहीं 7 लाख, दोनों ही केस में आपका ओसीआई के अंदर तो अमाउंट जो है वो सेम ही जाएगा 7 लाख ही, बट द वे इन विच यू प्रेजेंट उसमें खाली फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ पीएफडी में देयर आर 2 अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच इज जहाँ पे आप पीएफडी एलिमिनेट कर देते हो, यू पास द एंट्री पीएफडीडी टू पीपी एंड पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस टू पीपी। अगर आप लेट्स से रीस्टेटमेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आप पहले क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। कैसे, नेट कैरिंग अमाउंट के ऊपर देखोगे कितना गेन हो रहा है इनटू 100, ये परसेंटेज आपको दोनों पे लगा देना है, असेट की कॉस्ट पे भी और पीएफडी पे भी। तो ये ध्यान रखना है अपने को। जो भी फर्दर ईयर्स में डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा वो रीवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज होगा। देन देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमको पता है अगर हम डे टू डे रिपेयर्स के खर्चे कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। कोई ऐसी अगर आपने रिपेयर्स किए जिससे असेट की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, मतलब आप समझ लो पूरा ही आपने असेट को एकदम नया सा बना दिया जिससे उसकी इकोनॉमिक लाइफ और बेहतर हो गई, यूजेबिलिटी और बेहतर हो गई, तो वो वाले रिपेयर का खर्चा आप कैपिटलाइज कर सकते हो, उसे हम कैपिटल नेचर का रिपेयर मानेंगे। ये एक बात हो गई। अब एक हम लोग का टॉपिक जो ज़रूरी बन जाता है, इट इज़ कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज़ कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग? सर जब मैं जैसे एयरप्लेन खरीदता हूँ तो एयरप्लेन में टरबाइन जो होती है ना सर, उसकी यूजफुल लाइफ तो 5 साल की होती है, एंड बचे हुए एयरलाइन की पूरी जो एयरप्लेन है उसकी यूजफुल लाइफ 20 साल की होती है। तो अब मुझे क्या पूरे ही प्लेन को 20 साल में डेप्रिशिएट करना है, या ये जो एयरप्लेन का इतना बड़ा मेजर कंपोनेंट है जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की है उसे 5 साल में डेप्रिशिएट करना चाहिए एंड बचे हुए एसेट को 15 साल में? तो सेकेंड वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर है कि अगर तुम एक असेट को खरीदते हो और उसके अंदर 2-3 आपको मेजर कंपोनेंट दिखाई देते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो अगर आप कॉस्ट सेपरेट कर सकते हो तो सेपरेट करना चाहिए एंड सबको अलग अलग ही डेप्रिशिएट करना चाहिए। बट अगर नहीं सेपरेट कर सकते हो तो अलग मुद्दा हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे पीपी के जैसे अगर उस कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ मिलती है तो साथ में डेप्रिशिएट करो, बट पीपी की यूजफुल लाइफ है 20 साल और आपके टरबाइन की यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो इसकी कॉस्ट 5 साल में और इसकी कॉस्ट आपकी 20 साल में करनी चाहिए, राइट? तो एक बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। जिस दिन आप लेट से ये पार्ट को रिप्लेस करोगे तो इन दैट केस क्या वो रिप्लेसमेंट हम लोग को मतलब नई वाले पार्ट की कॉस्ट के फॉर्म में लेनी अलाउड है क्या? जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आज हम लोग के पास एयरप्लेन की कॉस्ट जो बची हुई है इट इज़ ₹40 CR और इसके अंदर जो पुराना टरबाइन है वो छुपा हुआ है 2 CR का। मैं देखा तो पुराना टरबाइन ख़राब हो चुका है, तो मैंने नया टरबाइन आज पूछा तो वो आ रहा है 6 करोड़ का, मैंने ख़रीद लिया। तो अब इस केस में सर ये 6 करोड़ मेरे को एयरप्लेन के अंदर कैपिटलाइज करने मिलेगा? यस मिलेगा, बट आपको क्या करना है, ओल्ड टरबाइन का जो अमाउंट है वो यहाँ से हटाना है, डी रिकॉग्नाइज करना है 2 CR, एंड उसके बाद आप यहाँ पे न्यू टरबाइन का अमाउंट दिखाओगे विच इज़ ₹6 CR। तो मतलब तुम्हारी जो टोटल अमाउंट है वो आएगी 44 CR की, 44 CR की। तो ओल्ड टरबाइन की कॉस्ट हटा दो और न्यू टरबाइन की कॉस्ट आप दिखा दो। सर लेकिन मैंने कभी ये स्प्लिट अकाउंटिंग की नहीं थी और आज मेरे को पता ही नहीं है कि हमारा ओल्ड टरबाइन ख़राब तो हुआ ये श्योर है, बट ये 40 करोड़ के अंदर कितनी अमाउंट ओल्ड टरबाइन की छुपी हुई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कभी मैंने ऐसे अलग अलग डेप्रिशिएट किया ही नहीं, अलग अलग माना ही नहीं। तो अब क्या करना चाहिए सर? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। नया टरबाइन का जो खर्चा लग रहा है उसे आप एज अ एविडेंस यूज़ करो कि अगर ये खर्चा कुछ साल पहले लगा होता, पीवी पे लेके जाओ, तो ये हो गए हम लोग के ओल्ड टरबाइन की कॉस्ट जो उस वक्त लगी होगी।
फिर उसे मैं डेप्रिशिएट करता आ रहा था इन दिनों में, तो उसका डेप्रिशिएशन यहाँ पे माइनस कर दो, आज हमें पता चल जाएगा कितनी अमाउंट है जो इसके अंदर छुपी हुई है। फॉर एग्जांपल इस असेट को हम लोग ने 10 साल की लाइफ के अनुसार 2 साल डेप्रिशिएट कर दिया और आज डिस्काउंट रेट आ रही है 10%, तो मैं क्या बोलूँगा, ये 6 करोड़ की रेट अगर मैं सपोज 2 साल पहले निकालता तो 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.112, तो 2 साल के अनुसार अगर अमाउंट चेक करूँ तो वो 4.95 CR आती, तो मैंने 4.95 CR ही लिखा रहेगा और उसे मैं डिवाइड बाय 10 इंटू 2 करूँ तो मैंने उसे डेप्रिशिएट क्या रहेगा अराउंड लेट से 2 साल के लिए 4.95 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, तो मैंने डेप्रिशिएट कर दिया सर 0.99, तो आज जो अमाउंट छुपी है इट इज़ 4.95 माइनस 0.99, इट इज़ 3.96। तो इस तरीके से भी आप ओल्ड टर्बाइन की वैल्यू निकाल सकते हो, 3.96 हट जाएगी और खाली 6 करोड़ हमारे बुक्स में दिखेगी। ये हो गया कि जब आप कोई सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो तो क्या होना चाहिए। देखिए डेप्रिसिएशन आपका स्टार्ट कब से होगा, जब आप असेट जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हो, तब से नहीं, व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। तो रेडी टू यूज़ मायने रखता है, आप एक्चुअल यूज़ कब करते हो वो छोड़ो, क्वेश्चन बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। असेट तो 1 अक्टूबर को ही रेडी टू यूज़ था, बट हम तो यूज़ करना 1 जैन से चालू किए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1 अक्टूबर जब से वो रेडी टू यूज़ था तब से आप डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे। सर बीच में मैंने ना असेट में थोड़ा बहुत काम करना बंद कर दिया था ऐसे ही, क्योंकि धंधा नहीं चल रहा था, तो तब तक का मैं डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बिकॉज कि आपने असेट को आइडल रखा हुआ है इसका मतलब उसका डेप्रिसिएशन रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेप्रिसिएशन आपका चलता रहना चाहिए। सर ये रुकेगा कब? जब आप या तो असेट को बेच चुके हो, बुक से हटा चुके हो, या उसे आप 105 की कैटेगरी में डाल सकते हो, जैसे हेल्ड फॉर सेल। अगर आपने साइड में रख दिया एसेट को बेचने के लिए हेल्ड फॉर सेल, तो आप डेप्रिसिएशन मारना क्या कर सकते हो? बंद कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डेप्रिसिएशन को लेकर ये नियम है, डेप्रिशिएट करते वक्त यू विल चूज द मेथड SLM और WDV। डेप्रिशिएट कैलकुलेट करते वक्त यू विल चूज द यूजफुल लाइफ ऑल्सो। इनमें अगर कुछ बदलाव कल जाके अगर आप करते हो तो इसे हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानेंगे, क्योंकि ये सब हमारे अंदाजे हैं। SLM और WDV एक अंदाज़ा बताता है कि हम असेट को लीनियरली एक साथ सेम यूज़ करने वाले हैं, या WDV एक अंदाज़ा बताता है कि क्या हम लोग पहले एसेट को ज़्यादा यूज़ करेंगे और बाद में एसेट को कम यूज़ करेंगे, राइट। तो ये अंदाज़ों में अगर बदलाव आता है तो आप इसे प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट करोगे। इंड AS 8 बोलता है ऑल चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शैल बी इफेक्टेड प्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब पुराना जो डेप्रिसिएशन था वो एकदम परफेक्ट था, आप अब से जो अमाउंट बची हुई है उसे बेस्ड ऑन द रिवाइज एस्टिमेट डेप्रिशिएट करना क्या करोगे? चुपचाप शुरू करोगे। तो ये डेप्रिसिएशन को लेकर बात हो गई जो हमने यहाँ पे कर ली। दैट इज एनी चेंज इन द मेथड और यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव जाना चाहिए। सपोज आपका असेट डैमेज हो जाता है और उससे आप इंश्योरेंस क्लेम में कंपनसेशन क्लेम करते हो, तो सर हम लॉस सीधा नेट करके दिखा सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपका असेट डैमेज हुआ और आपका नुकसान 10 लाख का हो रहा है, उसके सामने आपको अगर क्लेम 8 लाख का मिल रहा है, तो ये दोनों सेपरेट इवेंट है। आप अलग से लॉस दिखाओगे एंड अलग से क्लेम दिखाओगे एज अ इनकम। क्लेम आपको तभी दिखाना है जब रीजनेबली सर्टेन है कि पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज जब तक रीजनेबली सर्टेन नहीं है वो कंटिंजेंट असेट है, और कंटिंजेंट एसेट अब अगर आपके वर्चुअली सर्टेन होते हैं तो ही आप अपने बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करते हो, अदरवाइज तो आप उसे कंसिडर नहीं करते हो। एक हम लोग की बात इस पूरे चैप्टर के अंदर रह जाती है, इट इज़ चेंजेस इन द प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी, जो बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग के लिए फोकस का हिस्सा रहेगा। कि हमने जो प्रोविज़न बनाया था, जिसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कशन किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में अपन ने डिस्कस किया था, दैट इज़ कि हमें इस तरीके से प्रोविज़न बना लेना चाहिए। सर लेकिन कल जाके ये प्रोविज़न चेंज भी तो हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। मैंने एस्टिमेट किया था कि 5 लाख का खर्चा लगेगा, राइट, तो उसके अनुसार मैंने 310,460 की अमाउंट PV पे दिखाई, फिर मैंने 10% डिस्काउंट रेट लगाया, तो आज मेरी अमाउंट 1 साल बाद दिख रही है 310,460 प्लस 31046, इट इज़ 341,506। अब से बचे हुए 4 साल, एंड मुझे लग रहा है कि 5 लाख की जगह पे खर्चा लगेगा 10 लाख। अब 10 लाख का खर्चा अगर मैं देखूँ एज पर 1.1 दैट इज़ 10% की रेट के अनुसार, तो मेरा कितना प्रोविज़न रेडी हो जाना चाहिए था? प्रोविज़न जो रेडी हो जाना चाहिए था, इट शार्ट बी 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.1, 1, 2, 3, 4। मेरा जो प्रोविज़न रेडी हो जाना चाहिए था, इट शुड बी 683013, बट मेरा प्रोविज़न जो है रेडी
वो तो बहुत कम है। तो देर इज़ अ इंक्रीज इन द प्रोविजन। सर कितना इंक्रीज है? 683013 माइनस 341506, देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 341507। सर इसका क्या करना चाहिए? वो डिपेंड करेगा आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो या रिवैल्यूएशन मॉडल। क्योंकि अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो इन दैट केस आपको ना ये इंक्रीज इन प्रोविजन को असेट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देना है। जैसे बैलेंस शीट में एक जगह पे आप असेट को बढ़ा दो एंड एक साइड में आप किसको बढ़ा दो? प्रोविजन को। सर एंट्री क्या पास करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। बट अगर मैं रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूं तो हमारे लिए प्रोविजन का बढ़ना एक नुकसान की तरह है। अब असेट की वैल्यू को तो छेड़ के मतलब नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू पे दिखने वाली है। इसीलिए अगर OCI आपके पास एग्जिस्ट करता है तो OCI के साथ एडजस्ट करो, OCI नहीं है तो कहाँ डालो? प्रॉफिट एंड लॉस में डालो। जैसे यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा प्रोविजन बढ़ाना है तो टू प्रोविजन OCI एंड P&L। हमें प्रोविजन बढ़ाना है 341507 का। सपोज मेरे OCI में बैलेंस आज पड़ा हुआ है 2 लाख का, तो मैं 2 लाख OCI के सामने एडजस्ट करूँगा, बाकी 141507 जो है वो कहाँ डाल दूंगा? P&L में डाल दूंगा। मैं तो हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि अगर प्रोविजन आपका बढ़ रहा है ना, तो एक तो आपको ये पता है 2 प्रोविजन एंट्री पास करनी है। अब यही है ना कि सर ये बढ़ा हुआ प्रोविजन डालूँ कहाँ पे? आप इसकी ट्रीटमेंट ना रिवैल्यूएशन लॉस की तरह करो। रिवैल्यूएशन लॉस में क्या करते हो? OCI के अंदर अगर बैलेंस बचा है तो उसके सामने एडजस्ट करते हो, वरना प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हो। सेम यहाँ पे होगा। और अगर प्रोविजन सपोज मेरा कम हो रहा है एस्टिमेट्स कम होने के कारण, तो आई नो प्रोविजन को डेबिट करना है हम लोग को, तो इसे आप रिवैल्यूएशन गेन की तरह देखो कि सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगी? OCI के अंदर जाएगा या P&L में? पहले कोई लॉस अगर P&L में गया है तो फिर P&L में रिवर्स होगा, वरना आप इसे OCI में डाल सकते हो, राइट? तो ये ध्यान रखना, असेट की वैल्यू के साथ मत छेड़ो। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, प्रोविजन बढ़ रहा है OCI के अंदर एडजस्ट कर लो, OCI नहीं है सर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, राइट? तो ये हम लोग ने बहुत अच्छे से 2 दिन का पूरा डिस्कशन इस पर किया था कि फाइनल में ये एकदम नया नवेला टॉपिक है, हम अच्छे से इसे पढ़ते हैं एंड फिर अपन ने एक समरी निकाली थी जो मेरे हिसाब से आपको दिमाग में होनी चाहिए। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट इंड AS 16 जो मेजरली हम लोग ने रिवाइज कर लिया है। अब जैसे कि मैंने बोला था 40 में कौन सी बातें सर काम आ सकती है? देखिए, जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था वो सेम यहाँ पे यूज हो सकता है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे कॉस्ट में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन वाली बात और कंपोनेंट अकाउंटिंग वाली बात ये सेम यूज हो सकती है। क्या यूज नहीं हो सकता यहाँ पे? वो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। PPE के केस में 2 मॉडल हमारे पास अलाउड थे, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास खाली एक ही मॉडल अलाउड है विच इज कॉस्ट मॉडल। आप यहाँ पे फेयर वैल्यू चाहो तो डिस्क्लोज जरूर कर सकते हो, बट कॉस्ट मॉडल पे आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाना है, आप उसे फेयर वैल्यू पे कतई नहीं दिखा सकते। देयर इज नो रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड ओवर हियर। अब सर कब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी? बहुत सिंपल है, आप जब किसी प्रॉपर्टी को, व्हेन आई से प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लैंड या बिल्डिंग की। आप किसी को अगर ये लैंड या बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हो तो इन दैट केस वो हम लोग के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बट फिर 116 गुस्सा हो गया, सर ये क्या बात हुई, रेंट का तो मेरे यहाँ पे कवर था ना। तो देखो ध्यान रखना, अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो तो आप एक लेसर हो, और अगर आप ये प्रॉपर्टी किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हो तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी आपने फाइनेंस लीज पे दिया है तो आप प्रॉपर्टी दिखाते ही नहीं हो, आप उसकी जगह पे एक नया असेट दिखाते हो, नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। तो यहाँ कवरेज नहीं है, कवरेज यहाँ पे है ऑपरेटिंग लीज पे। ऐसा ही सेम होता है कि हम जब प्रॉपर्टी किसी रेंट पे देते हैं तो लेसी ना उसको धूमधाम से क्या दिखाता है? ROU असेट दिखाता है। अब अगर लेसी भी इस ROU असेट को किसी और को सबलीज कर रहा है, तो अगर वो सबलीज ऑपरेटिंग लीज है तो ये ROU असेट 40 के तहत मेजर होगा। बट ये भी सबलीज अगर फाइनेंस लीज है तो ROU हट जाता है, और लेसी भी क्या दिखाता है? NIFL। लेसी को सब लेसर हम बोलते हैं। बट ये ध्यान रखना, जब लेसर ऑपरेटिंग लीज पे किसी को असेट दे रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी फॉर द लेसर। लेसी ने भी किसी और को ऑपरेटिंग लीज पे ये असेट दे दिया तो फॉर हिम ऑल्सो इट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बट दोनों ही अगर फाइनेंस लीज की बातें कर रहे हैं तो इंड AS 40 के अंदर कवर्ड नहीं होगा। सबसे पहला तो ये। इसके अलावा अगर मैंने ये प्रॉपर्टी को कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होल्ड किया है, या दोनों पर्पस मिलाकर, या मुझे नहीं पता मैं क्यों यूज करने वाला हूं, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। कुछ केसेस अगर हम डिस्कस करें, लैंड, अगर मैं लैंड कोई खरीद रहा हूं एंड उसे शॉर्ट टर्म में सेल करने की मैं सोच रहा हूं, तो ये 105 में आना चाहिए कि अगर आपने कोई लैंड खरीदा है तो दिस इज अ नॉन करंट एसेट एंड इट इज एब्सोल्युटली हेल्ड फॉर सेल ओनली, तो ये कहां पे जाना चाहिए आपका? 105 में।
मेरा यहाँ पे धंधा ही है लैंड खरीदना बेचना, तो मेरे लिए तो फिर लैंड एक इन्वेंट्री का पार्ट है। बट अगर मैंने लैंड खरीदा है और मैंने ये सोचा है कि जब भाव अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म में तब बेचूंगा, तो इन दैट केस लैंड किस में आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है। तो ध्यान रखिए लैंड और बिल्डिंग को लेकर, अगर आप खरीदते हो विद द पर्पस कि शॉर्ट टर्म में निपटा देंगे, इंड एस 105। खरीदना बेचना आपका धंधा है, इन्वेंट्री ऑलवेज। खरीदना है आपको बट आराम से आप बेचने वाले हो, तो फिर वो 40 में आएगा, राइट। उसके अलावा प्रॉपर्टी तुम लोग अगर रेंट पे अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, तो वो भले ही तुम कोई भी रेट्स पे दो, ये आपके ओन यूज़ के लिए है, ये इंड एस 16 के अंदर आनी चाहिए, ये आप बात ध्यान में रखो। दिस इज रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बट सर अगर सपोज मैंने एक बिल्डिंग को दो पर्पज़ के लिए होल्ड किया, मैं फर्स्ट फ्लोर खुद यूज़ कर रहा हूँ और सेकेंड फ्लोर मैंने भाड़े पे चलाया, तो अगर आप प्रॉपर्टी का हिस्सा ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, तो जो हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो वो 40 में आएगा और जो आप नहीं यूज़ कर रहे हो वो 16 के अंदर आएगा। सॉरी, जो हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो वो 16 में आएगा और जो हिस्सा आप नहीं यूज़ कर रहे हो वो 40 में आएगा। जैसे आप जो यूज़ कर रहे हो उसे आप ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलोगे, वो 16 में आएगा। जो आपने भाड़े पे देके रखा है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो 40 में आएगा, अगर स्प्लिट कर सकते हो तो। सर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या किया पता है सर, मैंने पूरे घर में एक कोना खुद रखा है यूज़ करने के लिए, बाकी पूरा भाड़े पे चढ़ाया है, तो स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है सर। अगर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो पहली प्रायोरिटी आपको ओनर ऑक्यूपाइड पोर्शन को देनी है। अगर ओनर ऑक्यूपाइड पोर्शन सिग्निफिकेंटली यूज हो रहा है तो पूरी प्रॉपर्टी को ही आप क्या मानोगे? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानोगे। बट अगर ओनर ऑक्यूपाइड पोर्शन सिग्निफिकेंटली नहीं यूज हो रहा है तो आप पूरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानोगे। सर अब क्या होता है सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट? कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, बट एज पर सम आप मान के चल सकते हो 5% अगर आप खुद यूज कर रहे हो ना तो पूरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन 35% अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो आपके लिए पूरी ही प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ये एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो भाई, ये बहुत सही चीज़ है, मैं अपने सब्सिडरी को अगर सपोज कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ रेंट पे, तो मेरे लिए वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और सब्सिडरी उसे खुद यूज़ कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से दिखा रहा है ROU एसेट। लेकिन जब हम CFS बना रहे हैं तो अब तो हम दोनों एक ही है। तो दिस इज़ नॉट कि मैंने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, इट इज़ लाइक घर की प्रॉपर्टी घर में यूज़ हो रही है। तो ध्यान रखिए, होल्डिंग जब प्रॉपर्टी सब्सिडरी को देता है या सब्सिडरी जब प्रॉपर्टी होल्डिंग को देता है रेंट पे, तो ये लोग अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन CFS के अंदर यही सेम प्रॉपर्टी कहाँ क्लासीफाई होगी? ओनर ऑक्यूपाइड, दैट इज इंड एस 16, क्योंकि ग्रुप पर्पस के लिए तो आप खुद ही यूज़ कर रहे हो, ऐसा देखा जाता है। सर हम लोग अगर सपोज पहले इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहे थे और उसके बाद हम लोग ने क्या कर लिया? खुद यूज़ करना चालू कर दिया। इट इज़ लाइक पहले 2 साल मैंने रेंट पे दिया था, अब मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो सर अब तो मुझे 40 से 16 में आना पड़ेगा। यस, तो सर मैं इसे क्या मानूँ? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? नहीं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं। तो क्या है सर? दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है उसमें बदलाव किया है। इसके कारण आपको इंड एस खुद ही बोलता है कि आप 40 से किस पे आओ? 16 पे आओ। और ये उल्टा भी हो सकता है कि पहले 2 साल मैं खुद यूज कर रहा था, फिर मैंने रेंट पे दे दिया, तो आपको 16 से किस पे आना पड़ जाए? शायद 40 पे आना पड़ जाए। तो ये जो चेंज हो रहे हैं ना, ये कोई पॉलिसी के चेंज नहीं है, एस्टिमेट्स के चेंज नहीं है, जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो उसके कारण इनमें बदलाव आ रहे हैं। तो सर जब मैं 16 से 40 में आ रहा हूँ या 14 से 60 में आ रहा हूँ, तो सर मुझे फिर क्या कैरिंग अमाउंट को चेंज करना चाहिए? द आंसर इज नो। आप तो डेप्रिशिएट दोनों जगह पे ही करते हो, 16 में भी करते हो और 40 में भी करते हो, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो अगर आप क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हो तो इट शैल बी डन एट द कैरिंग अमाउंट ओनली, यू शैल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द असेट। पहली बात तो ये, वो सेम टू सेम ही रहेगा। हाँ, इम्पेयरमेंट के लिए टेस्टिंग कर लेना, क्योंकि जो कैश फ्लोज है वो अब जनरेट करने का तरीका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट में क्या आ सकता है? इम्पैक्ट आ सकता है। बट ये ध्यान रखना, ये जो चेंज इन यूज़ है ना, ये खाली मैनेजमेंट के इंटेंशन के बेसिस पे नहीं आएगा। लिटरली आपको थोड़े से जो है वो एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि सच्ची में यूजर्स में बदलाव आया है कि नहीं आया। मैनेजमेंट सोच रहा है और अकाउंटेंट ने वो सोच के बेसिस पे एंट्री पास कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को ठोस थोड़ी सी दिखानी है सबूत कि हाँ भाई हम सच्ची में यूज़ क्या कर रहे हैं, इसका चेंज कर रहे हैं। इट शैल बी सब्सटेंटिएटेड बाय द एविडेंस, राइट। तो ये एक बात है जो यहाँ पे हम लोग को देख लेनी है। कभी कभार क्या होता है कि हम जब प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी के साथ साथ थोड़ी बहुत सर्विस भी देते हैं। जैसे एक होटल वाला भी कमरा किसी को भाड़े पे तो देता है, बस खाली 1 दिन का होता है। वहीं मैं भी किसी को जब कोई रूम दे रहा हूँ तो भाड़े पे दे रहा हूँ।
तो हम दोनों में फ़र्क क्या हो गया सर? आप सामने वाले को खाली प्रॉपर्टी दे रहे हो, होटल वाला प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज भी दे रहा है, एंड हमारा जो होटल में गेस्ट आ रहा है वो इन एंसिलरी सर्विस को बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट मान रहा है वाइल डिसाइडिंग द होटल। तो जब एंसिलरी सर्विस आपके बहुत सिग्निफिकेंट होती है, जो कस्टमर के डिसीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एंड आप प्रॉपर्टी के साथ ऐसी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अब आप धंधा कैरी कर रहे हो उससे, वो आपके लिए ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दैट इज होटल्स जो आप यूज़ कर रहे हो फॉर ओन पर्पस, आप उससे धंधा कर रहे हो। लेकिन जहाँ पे सर्विस का कंपोनेंट बड़ा ही एकदम बोलते हैं ना, जैसे मैंने किसी को रेंट पे दिया फ्लैट, तो खाली वॉचमैन मैंने बोल दिया कि मैं मेरी तरफ से हायर करके दे दूंगा, उसके बेसिस पे कोई प्रॉपर्टी थोड़ी चूज़ करता है, उसके अलावा कई और भी फैक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए मैं जो सर्विस दे रहा हूँ ये वॉचमैन वाली, वो कोई बड़ी सिग्निफिकेंट सर्विस नहीं है। मैंने जो रेंट पे दिया है कमरा, उसे मैं मान सकता हूँ कि वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं यही होटल चला रहा हूँ जिसके साथ मैं रूम सर्विस दे रहा हूँ, हाउस कुकिंग सर्विस दे रहा हूँ, प्लस बहुत सारे खाना वगैरह बनाने की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो इन दैट केस मैं वो होटल को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मान सकता। सर्विसेज अगर सिग्निफिकेंट है तो ओनर ऑक्यूपाइड है, सर्विसेज अगर इनसिग्निफिकेंट है तो इन दैट केस हम मानेंगे इट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। एंड डिस्क्लोजर को लेकर आपको एक बार रिक्वायरमेंट इसकी देख लेनी है कि क्या क्या आपको चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। दैट इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो हम लोग के लिए काम की चीज़ें हैं। देखिए, हमारा इंड AS 16 जो है वो ज़्यादातर ध्यान कैलकुलेशंस पे देता है, और जो 40 है ना वो ज़्यादातर ध्यान क्लासिफिकेशन पे देता है। तो आपको भी अकॉर्डिंगली पढ़ना है। जो 40 है उस पर क्लासिफिकेशन पे जोर रखना है कि कब 16 में आता है, कब 40 में आता है, और इन केस ऑफ 16 आपको ये आराम से देखना है कि भाई कैसे एक एक कॉस्ट की अकाउंटिंग हो रही है। मेरा खास तौर पे आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि 16 को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करिए, सम्स उससे भी आते हैं। यहाँ तक आपको अब जो भी डाउट्स अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार हाथों हाथ सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव ये रिवीजन साबित होगा। अगेन द पर्पज़ इसकी कम समय में मैं बातें आपको याद दिला दूं, और उसके बाद सम्स को आप सॉल्व करना क्या कर दो, चालू कर दो। चलिए, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए।